गुड इवनिंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लास्ट क्लास में बेटा हमने रेडिएशन की बात की थी और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस किया था जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर आप इस लॉ की बात करें तो ये लॉ एक स्पेशल कंडीशन में वैलिड था व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज वेरी क्लोज टू temperature is body is close to surrounding temperature fine। अब इसमें मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट है। T और T नॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कह सकते हैं डेल्टा T इज वेरी क्लोज टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट ये 100 डिग्री तक आप इसको एज्यूम कर लेंगे। फाइन। अब यहां पर एक हमारे पास लॉ आया था अप्रोक्सीमेशन के बाद, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये इंटीग्रेशन से हमने सॉल्व किया था और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया था T फाइनल माइनस T नॉट अपॉन T इनिशियल माइनस T नॉट इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस KT। इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरा टाइम इंटरवल सेम है T या डेल्टा टी की के डेल्टा टी कर देते हैं इसको, किए डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल, ये सेम है। अब सेम का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बॉडी थी, टेम्परेचर था T1, ये डेल्टा टी टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T2। फाइन। और बिल्कुल इसी तरह से T2 टाइम से इसका टेम्परेचर हो गया T3, कितने टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद। तो अब देखिए ये जो ऊपर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ जी, ये जो TF माइनस T नॉट वाला लगा है, ये कैसे लगेगा फर्स्ट वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली, ये इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं। तो फर्स्ट डेल्टा टी टाइम के लिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, T फाइनल है आपका T2 माइनस T नॉट अपॉन T इनिशियल, ये आपका था T1 माइनस T नॉट इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस KT। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब दूसरा देखिएगा, फाइनल टेम्परेचर T3 है, T3 माइनस T नॉट अपॉन T2 माइनस T नॉट। ये समझ में आ रहा है, T इनिशियल आपका T2 हो गया और T फाइनल आपका T3 हो गया, कब, सेकंड कंडीशन में। दैट इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस K डेल्टा टी चल रहा है। ओके। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम दे दिया गया तो बड़ा आसान सा आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप सीधे सीधे लिखेंगे T2 माइनस T नॉट अपॉन T1 माइनस T नॉट इज इक्वल टू T3 माइनस T नॉट अपॉन T2 माइनस T नॉट। और बस इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम इंटरवल सेम है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए। अदरवाइज मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन बताया था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी को T1 प्लस T2/2 ले लीजिएगा। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था उसको फिर से सॉल्व करेंगे, और वो हमारा क्वेश्चन था कि हमारी एक बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री से 40 डिग्री होता है, 60 डिग्री से 40 डिग्री होता है इन 10 मिनट्स। मैं सेम क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इस मेथड से कितना इजी हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा था कि नेक्स्ट 10 मिनट में आपका टेम्परेचर क्या होगा, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स व्हाट इज द टेम्परेचर। तो यहां पे आपने एज्यूम कर लिया लेट्स से द टेम्परेचर इज T, और सराउंडिंग टेम्परेचर आपको कितना दिया गया था, शायद 10 डिग्री था। तो 10 डिग्री C हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर आया। फाइन। अब इस को आप अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर 40 माइनस T नॉट है 10, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं बेटा, ये T नॉट टेम्परेचर दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर
ये आपका टी फाइनल, ये आपका टी इनिशियल एंड टी फाइनल। ठीक है, ये केस 1, ये केस 2। तो अभी केस 1 के लिए हम लिख रहे हैं 40 माइनस 10 अपॉन 60 माइनस 10 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के इंटू 10 मिनट लिख दे रहा हूं। अभी कुछ बात समझ में आई आपको? और अब देखिएगा ये सेकंड, यहां पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, t माइनस 10 अपॉन 40 माइनस 10 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के इंटू 10 मिनट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू, क्योंकि आपको 10 मिनट्स दिया गया, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। और जैसे ही ये बराबर हुई आप क्या कहेंगे, 40 माइनस 10 अपॉन 60 माइनस 10 इज इक्वल टू t माइनस 10 अपॉन 30। चेक कर लो, तो 30 इंटू 30 बाई 50 इज इक्वल टू t माइनस 10। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये t आपका आ जाएगा 28 आ रहा है। और लास्ट क्लास में भी जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था। तो बस आपको याद क्या रखना है, टी फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। और दो कंडीशंस जो आपको दी गई हैं उनके लिए आप इक्वेशन बनाइए, दोनों को इक्वेट कीजिए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम आउटर सरफेस एरिया एमिट्स टोटल रेडिएंट एनर्जी एट सेम रेट। सेम रेट का मतलब इनका पावर सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। एक तो हमें ये कंडीशन दी गई है, फिर आपको एमिसिविटी दी गई है, ई इज इक्वल टू 0.01, एमिसिविटी ऑफ बी इज 0.81, टेम्परेचर ऑफ ए इज 5.5529 डिग्री सी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बी। क्लियर? अब ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको टेम्परेचर दिया हो और पावर की बात आप कर रहे हो और सराउंडिंग टेम्परेचर तो यहाँ दिया नहीं है, तो ये आपका स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है। और आप कहेंगे सर वी नो दैट P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। यहाँ पे आपका सिग्मा जो है वो स्टीफन्स कांस्टेंट है, ऑल्दो उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कई बार वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो आपको दिया गया PA इज इक्वल टू PB, आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सेम, EA एरिया सेम, TA टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू सिग्मा EB एमिसिविटी ऑफ B, एरिया सेम है, TB टू द पावर 4। बात समझ में आई? अब आप देखेंगे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या आया, TA बाय TB टू द पावर 4 इज इक्वल टू EB बाय EA। और बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब ध्यान क्या रखना है, देखिए गलती क्या होती है, आपको जो TA दिया हुआ है, TA आपको डिग्री सी में दिया हुआ है, तो वो आपका था 5529 डिग्री सी। और जब आपको ये दिया तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2085। चेक करो जरा, 5802 केल्विन आ रहा है, 5802 केल्विन ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे कि सर TA बाय TB टू दी पावर 4 इज इक्वल टू EB की वैल्यू कितनी दी है, EB 0.81 डिवाइडेड बाय 0.01, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो। चलिए, तो यहां से आप डेसिमल उड़ा दीजिए और इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं इजीली सॉल्व करने के लिए, TA बाई TB टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 4। तो यहां से आपको TB की वैल्यू मिल गई TA अपॉन 3। TA की वैल्यू आपको गिवन है 5802, ओके, ये केल्विन में है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा क्या आ रहा है,
1934, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो। 1934, प्लीज ध्यान रखिएगा केल्विन। अब होता क्या, ऑप्शन में कई बार वो डिग्री सी में दिया होता है। यस, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके पास रेडिएशन का क्वेश्चन आए तो आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, वो चाहे स्टीफन्स लॉ हो, यस, चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में वैसे तो डेल्टा टी आ जाता है, तो आप डिग्री सी में लें यार, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप केल्विन में ही डील कीजिए, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बेटा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब बेटा एक टर्म हमने पढ़ा था ए, याद आया? ये ए जो है, ये आपका सारे जो रेडिएशंस हैं, सारी वेवलेंथ के लिए, उन सब के लिए होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर refers to radiation of all wavelengths। हाँ, आपको पता है कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी तो अलग अलग वेवलेंथ आपके पास होती है। बट जब आप किसी बॉडी को हीटअप करते हैं तो उसमें से बहुत सारी वेवलेंथ निकल रही होती है। ठीक है, तो ये आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर ए की जब आप बात करेंगे तो ए जो है वो आपका सारी की सारी वेवलेंथ के लिए होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो जो अवेलेबल है सबको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे स्पेशली किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और उसको आप कहेंगे ए लेमडा, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, हाँ, इसे आप डिनोट करेंगे ए लेमडा से। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इज द रेशियो ऑफ radiant energy absorbed by a surface, कोई भी सरफेस जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, टू रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट on it for a particular wavelength lambda। ये बात समझ में आई? हाँ, अभी इसको और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई लाइट आपकी किसी सरफेस पे इंसिडेंट है, ठीक, और उस लाइट का आपका ए जो है दैट इज 0.7। तो 0.7 क्या है? टोटल लाइट, उसमें आपकी रेड लाइट भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो, जितने भी कलर हैं सारी लाइटें, उनके लिए आपका जो भी रेडिएशन आएगा उसका 70% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 70% ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी। ये बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए लेमडा 1, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है लेमडा 1, मान लीजिए रेड कलर है, इसके लिए मैंने आपसे कहा ये वैल्यू 0.5 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50% ऑफ लेमडा 1 रेडिएंट एनर्जी। ये बात समझ में आई? लेमडा 1 वेवलेंथ की जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसका 50% एब्जॉर्ब हो रहा होगा। आप इसको लेट से, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये मेरे पास रेड कलर है, तो रेड कलर की जो भी एनर्जी होगी उसका केवल 50% एब्जॉर्ब हो रहा होगा, जबकि टोटल का 70% हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए लेमडा 2 दैट इज 0.75, कुछ ज्यादा भी हो सकता है किसी में। तो अब 0.75 का मतलब 75% ऑफ जो भी वेवलेंथ है लेमडा 2 इज एब्जॉर्ब। हाँ, ये आपका ब्लू कलर हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा वो भी आपको बता दूं। अब ए जो है
ये एक्चुअल में क्या होता है समझना बेटा, दिस इज टोटल ए लेमडा डी लेमडा, और लेमडा का वेरिएशन आपका होगा 0 से इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो 0 से लेके इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ हमने कवर कर ली। ए लेमडा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो भी आपकी स्पेक्ट्रल ऑब्जॉर्प्टिव पावर है, उसको आप ए लेमडा डी लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपकी टोटल ए आ जाएगी। अब बेटा सपोज आपके पास 3 डिफरेंट कलर हैं और इन 3 डिफरेंट कलर की लाइट आपके पास आ रही है, ठीक है? तो इस एनर्जी, ये कुछ एनर्जी होगी, लेट से ये एनर्जी एक्स है, टोटल एनर्जी एक्स है, और इस एक्स का आपने कहा कि ए की वैल्यू 0.7 है, ठीक है? तो इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा, एक्स एनर्जी जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कितना होगा, जल्दी बताओ? 70%। इस 70% में येलो, ग्रीन और रेड तीनों ही कलर होंगे, ठीक है? टोटल मिला के 70%, जो भी आपकी टोटल एनर्जी ये तीनों को मिला के है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये x1, ये x2, ये x3 एनर्जी टोटल है। इन सब को मिला के x बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है? रेड ज्यादा हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सब इक्वल भी हो सकती है। कुछ बात समझ में आई? तो इसका 70% एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जब मैं बात कर रहा हूं रेड कलर की, तो रेड कितनी थी? रेड की एनर्जी थी x2, ठीक है? अब इसमें से x2 में से मान लीजिए ए रेड जो आपको दिया गया है वो 0.5, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो x2 जो है उसके लिए ए रेड आपका 0.5 है। 0.5 का मतलब x2 में से 50%, यानी x2/2, ये क्या हो गया? 50% हो गया। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो सरफेस है इस पे अगर रेड कलर पड़ेगा, x2 एनर्जी है, तो x2/2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? अब ग्रीन की बात करें, मान लीजिए ग्रीन जो है वो आपका x1 दिया हुआ है, ये एनर्जी टोटल थी। ए ग्रीन की अगर हम बात करें, चलिए इसके लिए भी हम कुछ लेते हैं, मान लीजिए 0.75 है, 0.75 है, ठीक? तो ग्रीन कलर का 75%, इसका मतलब क्या हो गया? 3/4 ऑफ x1, ये आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? और येलो कलर था, मान लीजिए आपने कहा सर येलो कलर के लिए जो एब्जॉर्प्शन है, येलो कलर x3 था, येलो कलर के लिए जो एब्जॉर्प्शन है वो ए येलो की हम बात करें तो आपने कहा सर 0.9 है, इसका मतलब क्या होगा? येलो कलर का 90% एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ए येलो 0.9 होने का मतलब आपकी यहां से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो 9/10 मल्टीप्लाइड बाय x3, ये एब्जॉर्ब हुई, बाकी सारी ठीक है। और टोटल की अगर आप बात करेंगे, जो टोटल x1 x2 x3 है, इसकी टोटल कितनी? 70%। अब बेटा एक टर्म है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर समझ लिया, अब आपको पता था कि एमिसिव पावर जो होती थी वो क्या होती थी? पावर पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस के लिए जो रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया है, इसी को आप एमिसिव पावर कहा करते थे, या एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है? ओके। अब अगर आप देखें तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ये भी डिफरेंट होती है, और ई की वैल्यू आपकी आ जाती है इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा 0 टू इंफिनिटी। यहां पर अगर आप इस ग्राफ को देखें, जरा समझिएगा बेटा, ई लेमडा वर्सेस लेमडा का ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये आगे जा रहा होगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब समझना बेटा,
अगर आप किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये आपने बात की सर ये लेमडा 1, ठीक है, इस लेमडा 1 के लिए अगर आप इसकी स्पेक्ट्रल पावर की बात करते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की, तो ये आपकी ई लेमडा 1 होगी। हाँ जी, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कितनी एमिसिव पावर, ठीक। अब दूसरी की बात करेंगे आप, तो ये आपकी कुछ चेंज हो जाएगी, ये लेमडा 2 के लिए हो गया, लेमडा 3, अलग अलग वेवलेंथ के लिए ये अलग अलग आएगा, ठीक। अच्छा, एक किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ा था, किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने पढ़ा था एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो होता है ई लेमडा ब्लैक बॉडी के बराबर। तो जैसे हमने वहां पर किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल वही आप पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोई भी एक वेवलेंथ अगर आप लेंगे तो उसके लिए आपका जो ई लेमडा बाय लेमडा है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ई लेमडा बाय ए लेमडा एट अ फिक्स टेम्परेचर, यस। और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट लॉ बनता है, दैट इज नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आसान सा फॉर्मूला है, कई बार तो लोगों को लॉ समझ में आए ना आए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाते हैं, बट ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, जरा इसकी बात करते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि अगर हम ई लेमडा वर्सेस लेमडा कर्व बनाएं, ई लेमडा वर्सेस लेमडा कर्व, तो जरा देखें ये ई लेमडा वर्सेस लेमडा कर्व कैसे बना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑब्जेक्टिव पावर वाला है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसको अगर हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ बना दें, तो हमने आपसे कहा था कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से पहाड़ सा बनेगा, ठीक। लेट्स से ये टेम्परेचर मेरे पास T1 है। अब अगर मैं टेम्परेचर को रेज करूं, अगर मैं टेम्परेचर को रेज करता हूं, तो ये ग्राफ मेरा शिफ्ट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना बेटा, अगर मैं इस ग्राफ का पीक दिखाऊं आपको, यहां पर पीक बन रहा है और फिर ब्लू कलर से आपको पीक दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन रेड और ब्लू कलर की आपको दिख रही है, चलिए मैं इनको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दूं, ये आपको डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ठीक है। तो रेड वाला जो है ये आपका लेमडा 1 मैक्स, इसको समझना बेटा, लेमडा 1 मैक्स का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपकी एमएसएफ पावर टेम्परेचर T1 पर मैक्सिमम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं लिख रहा हूं लेमडा 2, क्योंकि ये टेम्परेचर मेरा T2 है, लेमडा 2 मैक्स, ठीक है। लेमडा 2 मैक्स का मतलब क्या है, लेमडा 2 मैक्स का मतलब है लेमडा 2 वेवलेंथ के लिए जो T2 टेम्परेचर है उस पे मेरी एमिसिव पावर मैक्सिमम है, ठीक। हाँ, अब वेन्स लॉ क्या कहता है, वेन्स लॉ कहता है कि अगर हम लेमडा मैक्स और टी को मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज बी, और बी इज वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन।
2.898, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं उसको, बट 2.898 याद रखिए, इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड में मेरा लैम्डा 1 है, मैक्सिमम जिसके लिए है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, B। अब मैंने टेम्परेचर रेज कर दिया, तो जो मैक्सिमम आपकी एमिसिव पावर है वो किस फ्रीक्वेंसी के किस वेवलेंथ के लिए होगी, λ2 के लिए, और टेम्परेचर आपका क्या हो गया, T2। λ2 इंटू T2 हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली B आएगी। तो ये है आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर रेज हो रहा है तो आपका पीक शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। देख रहे हैं आप, पहाड़ जो बना हुआ है इसका जो पीक है ना, ये देखिए, ये पीक रहा 1 और ये 2, तो एक तो आपके हाइट जो है पीक की वो इंक्रीज होती जाएगी और पीक शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लोअर लैम्डा, टुवर्ड्स लोअर लैम्डा। मैंने आपसे कहा कि अगर आप टेम्परेचर को रेज करेंगे तो पीक आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लोअर लैम्डा, और पीक की हाइट बढ़ती चली जाएगी। बस इतना ही है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक एग्जांपल लिखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं टेम्परेचर ऑफ स्टार इज 5900 केल्विन। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ, find the wavelength for which radiation या ऐसे लिखिए, for which emissive power is maximum, for which emissive power is maximum। अब एमिसिव पावर जरा है क्या, ये सोचो। एमिसिव पावर हमने कहा पावर पर यूनिट एरिया, यानी ये इंटेंसिटी है बेटा, ध्यान रखना। एमिसिव पावर इज नथिंग बट इंटेंसिटी। तो जिस कलर के लिए, जिस लैम्डा के लिए, जिस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है, वो आपको बता देती है कि किसी भी स्टार का टेम्परेचर क्या है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा देते हैं। हाँ, पहले तो हम सीधे सीधे कहेंगे लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी। अब देखिए कितना आसान है, लैम्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 5900 केल्विन, इसको हम इक्वेट कर देते हैं 2.898 इंटू 10⁻³ से। ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5900, और इतने मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चेक कीजिए जरा, फिर आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई बेटा 4.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या अगर आप इसको और आगे देखें तो 490, ये आएगा 100 ले लें, 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो 490 नैनोमीटर, 490 नैनोमीटर। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे मैंने आपको टेम्परेचर दिया था, आपसे लैम्डा मैक्स पूछा था, हो सकता है मैं आपको लैम्डा मैक्स दे देता। ठीक है, चलिए मैं आपको लैम्डा मैक्स देता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, इफ emissive power is maximum for wavelength 400 nanometer for a star, find its temperature। ठीक है जी,
मैंने आपसे कहा कि एमएसएफ पावर जो मैक्सिमम आ रही है किसी वेवलेंथ के लिए वो 400 नैनोमीटर के लिए आ रही है। आपको बताना है कि इस स्टार का टेम्परेचर क्या है। फिर से मेथड वही है, लेमडा मैक्स इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, और यहां से आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेमडा मैक्स आप लिख लेंगे 400 इंटू 10⁻⁹। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ बेटा 2.898 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका हो गया -2 + 9। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा 0.7245। चेक करो जरा। अब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ये भी तो आएगा साथ में। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका 7245, और प्लीज ध्यान रखिए बेटा ये आपका आंसर केल्विन में आएगा। ठीक है, तो कई बार होता क्या है, हम केल्विन में सही से आंसर निकालते हैं, बाद में ऑप्शन में जो है वो डिग्री सी में दिया हो, हम उसमें से 273 माइनस करना भूल जाते हैं यार। तो ये थोड़े से आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर आपको पता है कि किसी स्टार में से जो मैक्सिमम ब्राइट लाइट है वो आ रही है, उसको आप, या कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको दी गई है, ठीक है, तो उससे आप उस स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि डिफरेंट स्टार का ये टेम्परेचर है, तो वो कैसे पता चलता है, उसके लिए ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो कभी भी आपको लेमडा दिया हो जिसके लिए मैक्सिमम एमएसएफ पावर दी गई है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि आपको लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी अप्लाई करना है, और ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक पार्ट है।